बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आपसे डेली की तरह फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अपील है कि आप अपनी क्लासेस में भरपूर पार्टिसिपेट कीजिए, अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाएं और यूनिक नोट्स को ज़रूर देखें। साथ साथ डेली का टॉपिक डेली तैयार कीजिए। अगर आप काम इकट्ठा करते जाएंगे तो वो फिर आपके लिए प्रिपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लिक्विड क्रिस्टल्स। इससे पहले हमने बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट किया। बॉइलिंग पॉइंट में पूरे टॉपिक में हमने डेफिनेशन डिस्कस की। हमने डिस्कस किया कि बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे भी डिपेंड करता है। वो लिक्विड्स जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। हमने विद द हेल्प ऑफ अ टेबल और ग्राफ की मदद से चीज़ों को समझने की कोशिश की। उसके बाद हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर के दरमियान रिलेशन देखा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। और सी लेवल पे एक्सटर्नल प्रेशर 760 टॉर है, तो 760 टॉर यानी कि 1 atm पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट था दैट वाज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे, आप 1489 तक लेके गए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 120 हो गया। ये MCQs थे। इसी तरह अगर आप 700 पे ले आएंगे, जिस तरह मरी हिल्स पे है, तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 98 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर और कम करेंगे, 323 पे ले आएंगे, जिस तरह के माउंट एवरेस्ट के टॉप पे है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट विल बी 69 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करने से बेटे आपने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। फिर हमने प्रेशर कुकर वाली एग्जांपल देखी, क्वेश्चन भी मैंने लिखवाया, और इसी तरह लास्ट में हमने वैक्यूम डिस्टिलेशन वाली एग्जांपल देखी, मैंने क्वेश्चन भी लिखवाया आपको। और उसके बाद बेटे हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम और जो था वो फेस चेंज वाले टॉपिक को देखा। तो ये कुछ हमारी स्टडीज़ थी आज की, और कुछ डेफिनेशंस भी हमने सीखी। साथ ही साथ मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टॉपिक में लेक्चर में डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम लिक्विड क्रिस्टल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल्स भी मिलेंगी काफ़ी ज़्यादा। तो मैं डेली लाइफ से डिस्कस करने के बजाय मैं डायरेक्ट जिस तरह आपने टॉपिक को लिखना है, मैं उस वे में इस टॉपिक को लेकर चलूँगा। तो लिक्विड क्रिस्टल्स क्या हैं? अब क्रिस्टल्स सॉलिड्स की होती हैं, हमें पता है। सॉलिड्स दो तरह के हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमार्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड जिनके पार्टिकल्स के दरमियान ऑर्डर है, 3 डायमेंशनल ऑर्डर है, शार्प इनके मेल्टिंग पॉइंट है। अमार्फस सॉलिड में पार्टिकल्स में कोई ऑर्डर नहीं है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की पहले अगर मैं बात करूं, मैं टॉपिक लिक्विड क्रिस्टल से ही शुरू करूंगा, लेकिन लिक्विड क्रिस्टल को समझाने के लिए जो फर्स्ट पैराग्राफ इसका लिखा हुआ है मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट हैं, हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये बेटे मैंने मेल्टिंग पॉइंट लिखा है, ज़रा इसे याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई सॉलिड है और इस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, लेट्स से इसका मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, आपने लेट्स से अगर ये सॉलिड रूम टेम्परेचर पे है तो इट मीन्स के इस वक्त जो टेम्परेचर है दैट इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इस सॉलिड को हीट करना शुरू कर दें। सॉलिड को हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और सॉलिड ने मेल्ट होना है। आपने नोट करना है कि किस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होगा। हीट करते जाए टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। लेट्स से कि यहाँ पे आपने हीट किया तो टेम्परेचर हो गया सॉलिड का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अगर आप सॉलिड को देखेंगे तो मेल्टिंग स्टार्ट नहीं होगी। आप क्या करें, आप फर्दर हीट करते जाएं, फर्दर हीट करते जाएं। आप देखेंगे कि लेट्स से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया और इंक्रीज़ हो गया, इस वक्त टेम्परेचर कितना हो गया जी, लेट्स से 110 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन फिर भी मेल्टिंग जो है वो प्रोसेस स्टार्ट
नहीं होगा। आप फर्दर हीट करते जाएं और टेम्परेचर नोट करते जाएं। अगर टेम्परेचर सॉलिड का टेम्परेचर आप देखेंगे कि लेट से 119 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 119 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करते करते, तो आप देखेंगे कि तब भी सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट नहीं होगा एट 119 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने कहा जी कि फ़र्ज़ करें इस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मैंने आपसे कहा था कि फ़र्ज़ कर लें दैट इज़ 120, कि इस टेम्परेचर पे आके सॉलिड मेल्ट होना शुरू करेगा। टेम्परेचर हीट करते करते आपने 100 कर दिया, मेल्टिंग स्टार्ट नहीं हुई, 110 किया नहीं, 119 टेम्परेचर हो गया, तब भी सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे ही आप देखेंगे कि टेम्परेचर जो है सॉलिड का वो 120 हो गया, तो सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और सॉलिड मेल्ट होता रहेगा। और ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस जो टेम्परेचर है ये 120 से इंक्रीज़ नहीं करेगा अनलेस कि सारे का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। जैसे ही सारे का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद में भी टेम्परेचर 120 से रेस करना शुरू हो जाए। और टेम्परेचर आप कैसे मेजर कर रहे होंगे? विद द हेल्प ऑफ अ थर्मामीटर। लेट्स से ये आपने थर्मामीटर रखा हुआ है, आप इस थर्मामीटर की मदद से टेम्परेचर जो है वो मेजर कर रहे हैं जी सॉलिड का। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा जी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और मैंने शार्प मेल्टिंग पॉइंट समझाने की कोशिश की। मैंने कहा जी फ़र्ज़ करें कि कोई सॉलिड जिसका मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेंटीग्रेड है, इट मीन्स कि सॉलिड 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट करना शुरू कर देगा, मेल्ट हो जाएगा। आपने उस सॉलिड को लिया, हीट करना शुरू किया, हीट करते करते सॉलिड का टेम्परेचर थर्मामीटर से आपने देखा 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, लेकिन सॉलिड मेल्ट होना शुरू नहीं हुआ। आपने टेम्परेचर बढ़ाते गए, 110 डिग्री सेंटीग्रेड किया, सॉलिड फिर भी मेल्ट नहीं हुआ। मैंने कहा जी फ़र्ज़ करें 119 डिग्री सेंटीग्रेड आपने सॉलिड का टेम्परेचर कर दिया, सॉलिड फिर भी मेल्ट नहीं होगा, टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे ही सॉलिड का टेम्परेचर 120 होगा तो सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस सॉलिड का क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ 120 पे ही ये मेल्ट होगा। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे सॉलिड मेल्ट होता जा रहा है टेम्परेचर 120 ही रहेगा। जब सारे का सारा सॉलिड मेल्ट हो जाएगा टेम्परेचर 120, और सारे का सारा सॉलिड मेल्ट होने के बाद फिर टेम्परेचर 120 से रेस करना शुरू करेगा और बॉइलिंग पॉइंट की तरफ मूव करना शुरू। खैर ये तो सारी डिस्कशन हो गई शार्प मेल्टिंग पॉइंट के लिए। अब हम आते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स की तरफ। कहते हैं जी कि फ्रेडरिक रेनिट्जर थे, इन्होंने 1888 में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और अपने एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट में इन्होंने, यानी कि कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट था, इसके साथ इनके कोई एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, तो इसको मेल्ट करते हुए इन्होंने देखा कि ये जो कंपाउंड था पहले ये मेल्ट हुआ एक मिल्की लिक्विड में, एक टर्बिड सी फेस में मेल्ट हुआ। टर्बिड वैसे अगर आप डिक्शनरी में देखें तो इससे आप कह सकते हैं कि जो चीज़ बिल्कुल क्लियर ना हो, जिसमें गंदगी सी हो, उसे आप टर्बिड कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट था, इसे हीट किया जा रहा था, मेल्ट किया जा रहा था, तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले ये एक मिल्की से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद फर्दर जो है वो मेल्ट करते गए, तो फिर जाके ये एक क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो मिल्की लिक्विड वाली सिचुएशन थी, इसको जब स्टडी किया गया तो इसमें लिक्विड भी था और सॉलिड के क्रिस्टल्स भी थे, तो इस टर्बिड फेस को लिक्विड क्रिस्टल्स का नाम दे दिया गया। मैं पहले डेफिनेशन लिखूंगा, फिर किस तरह ये एक्सपेरिमेंट हुआ उसको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले तो बेटे इसकी डेफिनेशन है लिक्विड क्रिस्टल्स की। The turbid phase of a solid
एज लिक्विड, यानी कि कोई सॉलिड था, आपने उससे हीट करना शुरू किया और वो एज लिक्विड तो बन गया, लेकिन जब लिक्विड बना तो ये जो फेज़ आपके पास बन रहा था ये ज़रा गदला सा फेज़ था, बिल्कुल क्लियर फेज़ नहीं था। द टर्बिड फेज ऑफ अ सॉलिड एज ए लिक्विड बिटवीन मेल्टिंग एंड क्लियरिंग लिक्विड। एक मिनट जी ज़रा, करो स्टार्ट। ये रिमूव करना है जी। द टर्बिड फेज ऑफ अ सॉलिड एज लिक्विड बिटवीन मेल्टिंग एंड क्लियरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड, इसे आप क्या नाम देंगे, लिक्विड क्रिस्टल। इसे बेटे आप लिक्विड क्रिस्टल का नाम देंगे। अब हर बार जब भी हम कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन के कीवर्ड्स को सीखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। उन्होंने कहा जी कि ये टर्ब्ड फेज है, टर्बिड फेज है किसका, किसी सॉलिड का, किस सिचुएशन में या किस फेज में, एज लिक्विड, कि कोई सॉलिड था, आपने उसे हीट करना शुरू किया, वो मेल्ट होना शुरू हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। तो जब लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हुआ तो आपको लिक्विड फेज तो मिला, लेकिन वो लिक्विड फेज इतना क्लियर नहीं था, तो उस फेज को टर्बिड फेज का नाम दिया गया। और ये फेज कब बनता है, बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लियरिंग टेम्परेचर। इस फेज को आप नाम देंगे क्रिस्टलाइन जो है वो लिक्विड क्रिस्टल्स का। इसकी एग्जांपल बेटे मैं जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ाता जाऊंगा आपको इंशाल्लाह पीछे वाली बातें साथ साथ समझ आते जाएंगी। फ्रेडरिक रेनिट्जर थे, कब 1888 में इन्होंने कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट पे जो है वो स्टडी कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्टडिंग ऑन कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट, इस कंपाउंड को स्टडी किया जा रहा था। अब ड्यूरिंग हीटिंग इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट, इसे जब हीट किया गया कितने टेम्परेचर तक, 145 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये कंपाउंड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। जैसे जैसे हीट करते गए लिक्विड में कन्वर्ट होता गया। जब टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 145 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो ये लिक्विड में तो कन्वर्ट हुआ, लेकिन ये जो लिक्विड था ये एक टर्बिड सा लिक्विड था, यानी कि मिल्की सा लिक्विड था। आप इसे मिल्की लिक्विड भी कह सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, यानी कि बिल्कुल क्लियर लिक्विड ये नहीं था। मैंने टर्बिड लिक्विड भी लिख दिया, मिल्की लिक्विड भी लिख दिया। इतने टेम्परेचर पे ये इस लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। फर्दर हीट करते गए तो फर्दर हीट करते हुए जब टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचा जी, 179 तक, 179 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कंपाउंड बिल्कुल एक क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। लें जी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो मैं दोनों तरफ एरोज़ लिख दूंगा कि अगर आप इसे ठंडा करेंगे, टेम्परेचर को वापस लेकर आएंगे, तो दोबारा सेम प्रोसेस जो है वो रिवर्स होगा। तो मैं यहाँ पे भी एरोज़ को जो है वो रिवर्स कंडीशन में लिख देता हूँ जी। अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे
तो दोबारा यही प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा। तो ये जो टर्बिड फेज़ था, जब इसे स्टडी किया गया तो इस टर्बिड फेज़ में लिक्विड और क्रिस्टल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो थी वो मौजूद थी। तो इस टर्बिड फेज़ को नाम दे दिया गया लिक्विड क्रिस्टल्स का। तो अब ज़रा इस डेफिनेशन को देख लेते हैं। द टर्बिड फेज़, ये फेज़ किसका? सॉलिड का एज लिक्विड। ये सॉलिड था, लिक्विड में इसका ये टर्बिड फेज़ आ गया। कब? बिटवीन मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर वाज 145 डिग्री सेंटीग्रेड एंड क्लियरिंग टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर पे बिल्कुल क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो इट इज़ द क्लियरिंग टेम्परेचर विच इज़ 179 डिग्री सेंटीग्रेड, इज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल। और इस फेज़ को आप नाम देंगे लिक्विड क्रिस्टल्स का। बेटा मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब नेक्स्ट इसकी हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जल्दी जल्दी से ख़त्म करेंगे टॉपिक को जी। प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जी सबसे पहले इसकी। अब ये इस स्टेट में कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट एज लिक्विड भी एक्ट कर रहा है और एज क्रिस्टल्स भी एक्ट कर रहा है। तो इट मीन्स कि इस फेज़ में जो कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट है इसमें लिक्विड्स और सॉलिड्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मौजूद होंगी। तो मैं यहाँ पे लाइन लिखूँगा कि प्रॉपर्टीज सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं जी। प्रॉपर्टीज तो कहते हैं जी कि इट विल हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, विल हैव प्रॉपर्टीज of both liquids and solids, कि इसमें लिक्विड्स और सॉलिड्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मौजूद होंगी। फॉर एग्जांपल लिक्विड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होंगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लिक्विड्स की जो प्रॉपर्टीज़ इसमें मौजूद होंगी, ले जी मैंने लिख दिया लिक्विड प्रॉपर्टीज़। ये कौन कौन सी होंगी बेटे? लिक्विड्स फ्लो करते हैं तो इट मीन लिक्विड क्रिस्टल्स भी फ्लो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी फ्लूइडिटी सबसे पहले तो, इसी तरह विस्कोसिटी, थिकनेस ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। वो लिक्विड जो ज़्यादा थिक हैं उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, वो लिक्विड जो कम थिक हैं उनकी विस्कोसिटी कम है। फ्लूइडिटी है, विस्कोसिटी है, इसी तरह और भी लिक्विड्स जैसी प्रॉपर्टीज़ इनमें मौजूद हैं। इसी तरह अगर आप सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ देखना चाहें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सॉलिड प्रॉपर्टीज़, जी। तो सॉलिड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इनमें मौजूद हैं? सबसे पहले तो सॉलिड्स में ऑर्डर होता है जी, तो इनमें भी ऑर्डरनेस मौजूद है पार्टिकल्स में। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी कि ऑर्डरनेस या लिटिल ऑर्डरनेस, कि कहीं कहीं सॉलिड्स की तरह ऑर्डरनेस भी मौजूद है। इसी तरह मोस्ट जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो इन्होंने बताई दैट इज़ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, कि इनमें सॉलिड्स की तरह ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। जहाँ पे भी वर्ड ऑप्टिकल आ जाएगा इट मीन्स कि इसका ताल्लुक या तो लाइट से है या देखने से है। अब लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। इन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की मौजूदगी की वजह से हम मोस्टली इन्हें डिस्प्ले डिवाइसेस में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपना मोबाइल देखें तो उसकी भी आप LCD कहते हैं, मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है वो भी। तो इनकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये बेटे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम नेक्स्ट लिक्विड क्रिस्टल्स की टाइप्स को देखेंगे। तो लिक्विड क्रिस्टल्स की टाइप्स क्या हैं? देर आर 3 टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। आपको बुक में उन टाइप्स के सिर्फ नाम बता दिए गए,
आपको ये नहीं बताया गया कि नमेटिक क्या है, स्मेटिक क्या है और कोलेस्ट्रिक क्या है, आपको सिर्फ नाम बता दिए गए। तो इट मीन्स कि आपको नाम अच्छे तरीके से एटलीस्ट पता होने चाहिए। तो 3 तरह के लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लिक्विड क्रिस्टल्स ये बेटे 3 तरह के होते हैं, ठीक है। वो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं उन्हें भी देख लेते हैं। और ये टाइप्स डिपेंड करती हैं मॉलिक्यूल्स की ऑर्डरनेस पे, कि मॉलिक्यूल्स जो हैं लिक्विड क्रिस्टल्स के उनका ऑर्डर क्या है, उनकी अरेंजमेंट जो है वो क्या है। ये टाइप्स अरेंजमेंट पे डिपेंड करती हैं। अभी तक मैंने आपसे क्या डिस्कस किया, मैंने आपको बताया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ये डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद डेफिनेशन डिस्कस की लिक्विड क्रिस्टल्स की, और डेफिनेशन का मतलब क्या है एक्सप्लेनेशन में हमने इसे भी देखा। अब उसके बाद हम आगे आए प्रॉपर्टीज़ की तरफ। मैंने कहा जी इनमें सॉलिड्स की लिक्विड्स की और सॉलिड्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। जैसे लिक्विड्स में फ्लूइडिटी है, विस्कोसिटी है, ठीक है। और इसी तरह आपके पास आ जाता है जी सॉलिड्स हैं, इनमें ऑर्डरनेस भी मौजूद है सॉलिड्स की तरह, और इनमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं। कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें टाइप्स डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर नोट करें। सबसे पहले तो जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं दे आर आइसोटोपिक, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, के लिक्विड क्रिस्टल्स आइसोट्रोपिक इन नेचर हैं। अब आइसोट्रोपी और एनआइसोट्रोपी 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए बेटे, अगर किसी मैटर की डायरेक्शन चेंज करने से उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएं, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो चेंज हो जाती हैं उन्हें हम कहते हैं एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल, बड़ी ही कॉमन एग्जांपल आपने ग्रेफाइट के बारे में पढ़ी हुई है कि ग्रेफाइट को अगर आप जो है वो हॉरिजॉन्टल वे में करंट फ्लो करवाएंगे तो ग्रेफाइट में से करंट फ्लो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टली ग्रेफाइट इज़ अ कंडक्टर। लेकिन अगर आप कहेंगे जी कि मैं ग्रेफाइट में से वर्टिकली करंट फ्लो करवाना चाहता हूँ तो वर्टिकली करंट फ्लो नहीं होगा। तो वर्टिकली ग्रेफाइट इज़ अ नॉन कंडक्टर। तो इट मीन्स के करंट का फ्लो होना ग्रेफाइट में से ये ग्रेफाइट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब कि ग्रेफाइट जो है वो एक एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी रखता है कंडक्टिविटी के लिहाज से, ठीक है। तो एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? जो डायरेक्शन चेंज होने से प्रॉपर्टीज चेंज हों वो एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज हैं। और ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका डायरेक्शन पे कोई अमल दखल नहीं है, मतलब आपने कंपाउंड की डायरेक्शन चेंज की लेकिन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ऐसा जो कंपाउंड है दैट इज़ आइसोट्रोपिक और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल की आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इट मीन्स कि ये आइसोट्रोपिक इन नेचर है। दूसरे नंबर पे बेटे, जितने भी हमें आज तक कंपाउंड बता है उनमें से तकरीबन 1% कंपाउंड ऐसे हैं जो कि लिक्विड क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, लिक्विड क्रिस्टल का फिनोमिना शो करते हैं। मतलब आप उन्हें हीट करें तो पहले वो लिक्विड क्रिस्टल में जाएंगे और उसके बाद क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। सिर्फ 1% कंपाउंड ऐसे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ओनली 1% कंपाउंड्स शो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। LC मैंने लिख दिया, मींस लिक्विड क्रिस्टल। और उसके बाद कौन से वो कंपाउंड हैं जो कि लिक्विड क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं? ऐसे कंपाउंड जो जिनके मॉलिक्यूल की शेप जो है वो रॉड लाइक है। कंपाउंड या मॉलिक्यूल विच हैव रॉड लाइक शेप। मैं लिख दूंगा जी मॉलिक्यूल्स विच हैव
रॉड लाइक शेप या स्ट्रक्चर, जो भी आप लिखना चाहें, सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल जो हैं वो लिक्विड क्रिस्टल्स का फिनोमिना शो करते हैं, बाकी मॉलिक्यूल्स नहीं करते। तो ये एमसीक्यू के लिए बेटे कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, इन्हें आपने याद रखना है साथ साथ। तो अब हम नेक्स्ट अपना आगे टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं आगे। तो 3 तरह की इसकी टाइप्स हैं, न्यूमेटिक हैं, सिमेटिक हैं और कोलेस्ट्रिक हैं। तो सबसे पहले न्यूमेटिक को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम सिमेटिक को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कोलेस्ट्रिक को डिस्कस करेंगे। न्यूमेटिक जो हैं वो कौन से लिक्विड क्रिस्टल्स हैं? वो कहते हैं जी कि ऐसे लिक्विड क्रिस्टल्स जिनमें ये जो रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स जो हैं ये पैरेलल तो हों लेकिन कोई स्पेसिफिक कोई अरेंजमेंट ना हो उनकी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स आर पैरेलल, लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं कि ये रैंडम है या इनमें कोई जो है वो स्पेसिफिक कोई जो है वो लेयर्स नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर पैरेलल बट नो लेयर्स प्रेजेंट, लेकिन इनमें कोई लेयर्स मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू कर दूँ तो लेट्स से कि ये रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप इनको देखें तो इनमें कोई पैरेलल तो हैं लेकिन इनमें कोई लेयर वाला फिनोमिना मौजूद नहीं है। मैं इसको इस तरह कर देता हूँ। जी बेटे, अगर आप इन्हें देखें तो ये पैरेलल तो हैं लेकिन इनमें कोई लेयर्स मौजूद नहीं है। ये रॉड्स जो है, मैं एक रॉड को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये एक मॉलिक्यूल है और इसी तरह बाकी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सारे सेम डायरेक्शन में तो हैं लेकिन इनमें कोई लेयर्स मौजूद नहीं है। तो ये जो टाइप है, ये इस तरह के जो आपके पास लिक्विड क्रिस्टल्स होंगे ये न्यूमेटिक होंगे। सिमेटिक में जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स की वो किस तरह होंगी कि मॉलिक्यूल्स पैरेलल भी होंगे और इनमें लेयर्स मौजूद होंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइम सेव करने के लिए एक ही डायग्राम बना दूं तो मेरा ख्याल है कि तब भी बात क्लियर हो जाएगी। अगर आप देखें तो लेट्स से ये रॉड शेप में मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप इनकी अरेंजमेंट देखें तो ये पैरेलल भी हैं और लेयर्स की फॉर्म में मौजूद हैं। एक लेयर ऊपर है और एक लेयर जो है वो नीचे है। तो ये आपके पास एक रॉड शेप मॉलिक्यूल मैं यहाँ से शो कर देता हूँ और इसी तरह एक रॉड शेप मॉलिक्यूल मैंने यहाँ से शो कर दिया। अगर आप देखें तो पैरेलल भी हैं सारे और लेयर्स, एक लेयर ये है, मैं यहाँ पे लेयर 1 कर देता हूँ और ये लेयर आपके पास क्या हो गई जी 2 हो गई। तो लेयर्स की फॉर्म में ये मौजूद है। इसी तरह कोलेस्ट्रिक में मोस्टली कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट से जो आपको लिक्विड क्रिस्टल्स मिलेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ या उनका स्ट्रक्चर जो है वो कोलेस्ट्रिक की तरह होता है। तो कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट से ही कोलेस्ट्रिक का नाम दिया गया। तो इनमें लेयर्स भी हैं, पैरेलल भी होंगे और इनमें लेयर्स भी मौजूद होंगी, लेकिन ये जो लेयर्स हैं ये ट्विस्टेड लेयर्स होंगी, यानी कि लेयर्स जो हैं वो ट्विस्टेड होंगी। फॉर एग्जांपल एक लेयर आपके पास ये है, मैं ज़रा डायग्राम को जूम इन करके बना रहा हूँ, आप ज़रा देखते जाइएगा साथ साथ। दूसरी जो लेयर है लेट्स से वो इस तरह है, तीसरी लेयर में भी इस तरह है। तो अगर आप देखें तो लेयर जो हैं उनमें ट्विस्ट आता जा रहा है, वो रोटेट करती जा रही हैं। तो अगर लेयर्स ट्विस्टेड होंगी
तो ये कोलेस्ट्रिक जो है वो टाइप कहलाएगी। तो ये बेटे इनकी कुछ टाइप्स थी। उसके बाद इनके यूजेस आ जाते हैं। यूजेस के लिए बेटे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी बुक्स आप सामने रखेंगे जी। बेटे इनके यूजेस अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अगर इनके यूजेस को देखा जाए तो सबसे पहला जो इसका यूज़ है उसके ऊपर आप लिख लेंगे एज टेम्परेचर सेंसर, लिक्विड क्रिस्टल्स एज टेम्परेचर सेंसर। अब मैं इसे साथ साथ रीड करता जाऊंगा, साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा कि लाइक सॉलिड क्रिस्टल्स लिक्विड क्रिस्टल कैन डिफ्रेक्ट लाइट व्हेन वन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ वाइट लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ लिक्विड क्रिस्टल इट अपीयर्स कलर्ड। यानी कि लिक्विड क्रिस्टल्स भी प्रिज्म्स की तरह या ऑप्टिकल सॉलिड्स की तरह लाइट को डिफ्रेक्ट कर सकते हैं। अब जब लिक्विड क्रिस्टल में से लाइट डिफ्रेक्ट होकर गुजरेगी तो कलर जो है वो शो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड क्रिस्टल है जब ये इन लाइट इनमें से पास करेगी तो एज कलर्ड अपीयर होगी। नेक्स्ट जरा देखेंगे साथ ही, एज द टेम्परेचर चेंजेस द डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड क्रिस्टल चेंजेस देयरफॉर द कलर ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट चेंजेस अकॉर्डिंगली। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है लिक्विड क्रिस्टल में से, कलर के चेंज होने से लिक्विड क्रिस्टल्स की जो लेयर्स हैं या जो लाइट की वेव्स हैं उनमें डिस्टेंस चेंज होगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा कलर भी चेंज होता जाएगा। तो इसका मतलब कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पे लिक्विड क्रिस्टल्स स्पेसिफिक कलर शो कर रहे होंगे। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली लिक्विड क्रिस्टल्स का कलर भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, आपने अक्सर देखा है कि घरों में भी एलईडी है अगर या एलसीडीज़ हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा प्रेस करें तो इट मीन्स कि उस जगह का, उस एरिया का टेम्परेचर थोड़ा सा आपने बढ़ा दिया तो वहाँ से कलर्स आपको दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जी। नेक्स्ट आप लिखेंगे जी, आप इन्हें जो है यहाँ पे बेटा आप हेडिंग देंगे पोटेंशियल फेलियर एज पोटेंशियल, बल्कि आप इसकी हेडिंग देखेंगे लिखेंगे जी कि लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज टू फाइंड द पॉइंट ऑफ पोटेंशियल फेलियर। देखिए बेटे, अगर आपके पास कोई सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट है, आप सिर्फ उसके एक्सटर्नल पार्ट को देख सकते हैं, आपको इंटरनली नहीं पता, लेकिन कहीं कोई फ्लॉ आ गया है, शॉर्ट सर्किट हो चुका है, हमें नहीं पता कि शॉर्ट सर्किट कहाँ हुआ, तो आप क्या करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हैं। जिस एरिया पे शॉर्ट सर्किट हुआ होगा वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लिक्विड क्रिस्टल्स वहाँ पे कलर शो कर रहे होंगे और हम विद द हेल्प ऑफ द कलर गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो शॉर्ट सर्किट है। तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ, ज़रा साथ साथ देखिएगा। लिक्विड क्रिस्टल आर यूज टू फाइंड द पॉइंट ऑफ पोटेंशियल फेलियर इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। रूम थर्मोमीटर्स, यहाँ पे ही आप नेक्स्ट हेडिंग भी देंगे एज रूम थर्मोमीटर। Room thermometer also contain liquid crystals with a suitable temperature range. As the temperature changes, figures show up in different colors. कि रूम थर्मोमीटर्स ये वाले नहीं जो घरों में आप यूज़ करते हैं, बहुत सारे रूम थर्मोमीटर्स ऐसे भी होते हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर या क्लॉक वगैरह के साथ होते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता जाता है तो उस पिक्चर का जो कलर है वो भी चेंज होता जाता है। तो कलर को देखते हुए हम गेस कर सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या सम टाइम ग्रेड्स मार्क किए होते हैं साथ के इस कलर तक पहुंचने का मतलब कि इतना टेम्परेचर हो चुका है। नेक्स्ट बेटे पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। मेडिकल में इसका यूज़ क्या है। लिक्विड क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू लोकेट द वेन्स, आर्टरीज, इन्फेक्शंस एंड ट्यूमर्स। कि बॉडी में वेन्स में, आर्टरीज में कहीं पे अगर कोई ट्यूमर वगैरह मौजूद है तो उसे देखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होता क्या है कि जहाँ पे बॉडी में ट्यूमर मौजूद है, अगर आप लिक्विड क्रिस्टल की पेस्ट बॉडी स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो जहाँ पे ट्यूमर मौजूद है वहाँ से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा। तो लिक्विड क्रिस्टल की जो लेयर आपने अप्लाई की हुई है वहाँ जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ से लेयर ब्लूइश सी दिखाई देना शुरू हो जाएगी और हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे इंटरनली बॉडी में ट्यूमर मौजूद है। तो नेक्स्ट देखेंगे जी। द रीज़न इज दैट दीज पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर वार्मर दैन द सराउंडिंग टिश्यूज। स्पेशलिस्ट कैन यूज द टेक्निक ऑफ स्किन थर्मोग्राफी टू डिटेक्ट ब्लॉकेज in veins and arteries. When a layer of liquid crystal is painted on the surface of the breast, a tumor shows as a hot area which is colored blue. कि अगर कहीं बॉडी में ट्यूमर है तो स्किन पे अगर इसे अप्लाई किया जाए लिक्विड क्रिस्टल को तो लिक्विड, क्योंकि ट्यूमर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, वार्मर होगा दैन द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडीज़,
तो वहाँ से लिक्विड क्रिस्टल जो है वो आपको ब्लूइश कलर जो है वो शो करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे जी पॉइंट नंबर 5 इसका यूज़ आप जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनमें लिक्विड क्रिस्टल्स। पॉइंट 4 है जी, लिक्विड क्रिस्टल आर यूज इन द डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस सच एज डिजिटल वॉचेस, कैलकुलेटर एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स। दीज डिवाइसेस ऑपरेट ड्यू टू द फैक्ट दैट temperature, pressure and electromagnetic field easily affect the weak bond which hold molecule together in the liquid crystal। इन शॉर्ट ये कि इसका यूज़ बता दिया गया इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कि आप जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस देखते हैं इनके जो डिस्प्लेज हैं मोस्टली दे आर लिक्विड क्रिस्टल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जी थर्मोग्राफिक सेपरेशन। लिक्विड क्रिस्टल आर आल्सो आप इन्हें क्रोमेटोग्राफी को जो है वो सेपरेशन में आप इन्हें एज जो है वो सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें आपने जो था वो मोबाइल फेज़ कहा हुआ था। उसके बाद ओसिलोग्राफिक एंड टीवी डिस्प्ले आल्सो यूज़ लिक्विड क्रिस्टल स्क्रीन। आप मोस्टली जो टीवी या कंप्यूटर वगैरह के स्क्रीन्स देखते हैं या हॉस्पिटल्स में जो एसिलोग्राफिक डिस्प्ले होते हैं जो कि जो मतलब कि ब्रीदिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, इन सारे ये सब जो है वो लिक्विड क्रिस्टल्स डिस्प्ले डिवाइसेस में लिक्विड क्रिस्टल ही यूज़ किए जाते हैं। तो बेटा ये लिक्विड क्रिस्टल्स था। आपको अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, इनकी टाइप्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। उसके बाद इसके यूजेस में से आपसे पूछा जा सकता है कि राइट द यूज़ ऑफ लिक्विड क्रिस्टल इन मेडिकल, या कोई स्पेसिफिक यूज़ पूछे जा सकते हैं, या आपसे ये भी कहा जा सकता है कि राइट एनी 2 और 3 यूज़ ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। तो ये क्वेश्चन बेटे आ चुके हैं, अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कीजिएगा। ये आज का लेक्चर था हमारा, इसे नोट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।